कैलर्स इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि आप पहले बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये तीसरी एक टाइप है, ये फर्स्ट आर्डर, और ये जितनी भी पढ़ी हैं अभी हमने फर्स्ट आर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं। यानी फर्स्ट आर्डर नॉन लीनियर में फिर पहले पढ़ी थी बर्नौलीज़ इक्वेशन, देन रिकार्टीज इक्वेशन, एंड ये जो है आपके पास कैलर्स इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपके पास आ जाए, और ये फॉर्म आपके पास क्या है, तो y इज इक्वल टू हो डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक तो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो, और साथ एक्स डी वाई बाई डी एक्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। ये दो टर्म्स हो एज इट इज़। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई एक ऐसी, यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कोई एक टर्म हो, इसमें मोर देन वन टर्म्स भी हो सकती हैं। यानी आगे जितनी भी टर्म्स हों वो सारी एफ प्राइम का फंक्शंस हों। यानी फंक्शन का मतलब है कि उसमें हो सकता है कि वाई प्राइम का फंक्शंस मीन वाई प्राइम टू वाई प्राइम का स्क्वायर, और इस तरह की इक्वेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ वाई प्राइम। जिस तरह फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, इसी तरह आगे सारी इक्वेशन जो है ना वो वाई प्राइम, फंक्शन ऑफ वाई प्राइम हो, इस इक्वेशन का बाकी जो पार्ट है। अगर इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाए तो उसे हम कहेंगे इस फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं ये कैलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी ये जो एफ है ना, एक्चुअली ये जो पूरा है ये पूरे एक फंक्शन ऑफ वाई प्राइम, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर ये वाई इसको, प्राइम की जी पूछो। सर ये वाई प्राइम की डिग्री चेंज हो सकती है, लेकिन इसका ऑर्डर वन ही रहेगा। हाँ, ऑर्डर वन ही रहेगा, यानी ये वाई प्राइम ही रहेगी। ठीक है ना, आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे ना। डिग्री तो ऑब्वियसली यानी फंक्शन ऑफ वाई प्राइम, जैसे आपके पास एक हो ना, आपके पास लिखा होता है फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स में किस तरह की टर्म्स आ सकती हैं, एक्स स्क्वेयर भी आ सकता है, एक्स क्यूब भी आ सकता है, एक्स की पावर 4 भी आ सकती है, कांस्टेंट भी इवन के आ सकता है। ठीक है ना, तो ये इसी तरह फंक्शन ऑफ वाई प्राइम का मतलब है कि उसमें जो सारे, यानी ये जो फंक्शन है वो वाई प्राइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई फॉर्म आपके पास बन जाए ना, तो उसको हम कहते हैं ये कैलर्स इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के दो वेज इसी तरह हैं, जिस तरह लास्ट हमने डिस्कस किया था कि या तो आप इसको एक जनरल फॉर्म बना लें उसकी, और फिर सारी उस जनरल फॉर्म को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि हर दफ़ा आप उसकी प्रोसीजर, सारा जो वो प्रोसीजर है ना वो रिपीट करें। तो इसमें ज़्यादा इजी यही होता है कि एक दफ़ा हम जनरल फॉर्म बना लें और फिर हम उसको सॉल्व कर लें, जनरल फॉर्म की मदद से उसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसकी कुछ ज़रा जनरल फॉर्म यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसकी इस फॉर्म से ना। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है वाई प्राइम बन जाएगा। इस जो सेकंड टर्म में आपके पास राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है, ये इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और वो ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव जो लेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव आ गया, और प्लस अब ये जो सेकंड, प्लस के बाद जो सेकंड जो फंक्शन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई प्राइम।
तो जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे आप, इसको एक दफ़ा लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ वाई प्राइम, यानी इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, या जिस तरह आप कहते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डेरिवेटिव जो बेस फंक्शन होता है जिस तरह आप कहते हैं उसका डेरिवेटिव, तो इसी तरह ये जो इनपुट है ना आर्ग्यूमेंट इसका डेरिवेटिव, तो वो जो y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये यही चीज़ लिखी हुई है कि पहले f प्राइम डी वाई बाई डी एक्स इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो वो आ गया डबल डेरिवेटिव। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि सेम टर्म्स दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास जो टर्म्स बच जाएंगी वो ये वाली टर्म्स बच जाएंगी, दो टर्म्स बच जाएंगी। और इन दोनों टर्म्स में डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर ये कॉमन है, ये दोनों ये टर्म्स कॉमन है, ये वाली टर्म कॉमन है और ये वाली इधर टर्म कॉमन है। तो ये जो आप कॉमन इसमें लेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या बचेगा आपके पास। ये तो कॉमन लेने के बाद आपके पास नेक्स्ट ये आ गई ये टर्म, यानी ये इक्वेशन बच गई, बाकी कुछ कैंसिल हो गई, कुछ कॉमन आ गया। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ गए आपके पास, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया और ये सेकंड फैक्टर आ गया, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो रखी है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फैक्टर भी इक्वल टू ज़ीरो होगा और सेकंड फैक्टर भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से फर्दर आगे दो इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट फैक्टर को आपने अब सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा पहले आप इंटीग्रेट करेंगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को, तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट वन टाइम इंटीग्रेट करने से वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, तो कांस्टेंट सी आ जाएगा। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पीछे वाई बच जाएगा, उधर बन जाएगा सी एक्स प्लस यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। मे बी कांस्टेंट भी आ सकता है और मे बी द फंक्शन ऑफ कांस्टेंट कुछ, यानी ये जो टर्म बचेगी वो सारी कांस्टेंट ही होगी। तो उसको इन जर्नल फॉर्म में अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो उसको एफ ऑफ सी लिख सकते हैं या जी ऑफ सी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। सिंपल C1 C2 भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पार्टिकुलर केस यही है, सॉरी जनरल केस इसमें यही बनते हैं। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया इसको सॉल्व करने का। अब सेकंड जो है ना इसको सॉल्व करना है हमने, सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। ये तो ये पहले केस लिया इसको, ये आपके पास फर्स्ट कुछ आ गया, फिर ये सेकंड केस लिया। अब सेकंड केस को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि एक आपके पास ये जो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ प्राइम इनटू फंक्शन y प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन बनी थी आपके पास। यानी ये मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ये x प्लस एफ प्राइम और ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब y प्राइम। अब इसमें मज़ीद इसको आसानी के लिए, अदरवाइज तो ऐसे भी डील कर सकते हैं, यानी इसके दोनों वे हो सकते हैं। आप जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि उसको इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ना करके भी। तो बहरहाल इसको आसानी के लिए ये जो y प्राइम है ना, इसको एक नया वेरिएबल पुट कर देते हैं कि चलें जी हमारे पास एक नया वेरिएबल p है, ठीक है ना। जनरल एक फॉर्म बना लेंगे, फिर फर्दर ये आगे यूज़ हो जाएगी। तो अगर ये p है आपके पास, तो आपके पास जो x जो नया बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, y प्राइम की जगह p पुट कर देंगे तो f प्राइम ऑफ p, तो ये आपके पास आ जाएगा x, ठीक हो गया जी। अब ये जो है ये जो x है एक्चुअली ये भी सॉल्यूशन का पार्ट ही है, और एक आपके पास अभी आपको इस x के करस्पॉन्डिंग y चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा जो कि सॉल्यूशन होगा आपके पास।
तो आपने क्या करना है कि ये जो x है ना उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? वो थी y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम, और आई थिंक आगे क्या था, प्लस फंक्शन ऑफ वाई प्राइम। ठीक है, तो अब इसमें x की वैल्यू भी पुट कर दें इस जगह पे, और y प्राइम की जगह p पुट कर दें, तो आपके पास ये जो y सोल्यूशन आ जाएगा, x की जगह आप पुट करेंगे माइनस f प्राइम p, और y प्राइम की जगह भी p पुट कर दें, और प्लस f ऑफ y प्राइम, तो f ऑफ p आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अब ये वो सोल्यूशन है जो उस आपके, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर, ये हमने तो ये आप डिफरेंशिएशन को भी ये वाला सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये सोल्यूशन आ गया, ये y और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आ गया x, और x क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और x जो है दैट इज f प्राइम ऑफ p। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली जो सोल्यूशन आ गया ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया है। अगर आपको याद हो तो आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते थे, जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ते हैं आप ना, या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो एक इक्वेशन जो है वो किसी पैरामीटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। जैसे मैं एक सिंपल पैरामीट्रिक इक्वेशन की अगर आपको बताऊं, तो सिंपल एक इक्वेशन है, सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक पैराबोला है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x जो है वो मेरे पास t है, तो y जो होगा वो मेरे पास t स्क्वेयर होगा। तो ये क्या हो गया, ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन इसको कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें t इन्वॉल्व हो गया। अब अगर इसे t को एलिमिनेट कर देना तो दोबारा आपके पास ओरिजिनल ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली ये जो आपके पास y भी मिल गया और x भी मिल गया, लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में मिले हैं। और फर्दर अगर आपके पास ये तो जनरल फॉर्म में है ना, फर्दर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें अगर इस p को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास y और x में डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल जाएगा, यानी y इन टर्म ऑफ x आ जाएगा, जो कि सोल्यूशन होता है आपके पास। ये भी सोल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको p को एलिमिनेट करके डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो आ गया जी, ये सोल्यूशन आ गया ये वाला। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। पार्टिकुलर क्यों? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये जर्नल सोल्यूशन है, जर्नल सोल्यूशन है, कांस्टेंट। और ये सॉरी इसको अब कहते हैं सिंगुलर सोल्यूशन, यानी जर्नल सोल्यूशन से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू करें तो जो सोल्यूशन मिलता है वो पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ये सिंगुलर सोल्यूशन है। सिंगुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि जर्नल सोल्यूशन से नहीं निकाले जाते। ठीक है, फिर भी ये उस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सिंगुलर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर होगी है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है जहाँ तक तो पूछें, आगे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं किसी को। जी क्लियर है जी? वाह, अनमोल आदिल, ये सर क्लियर है। ओके। जी सर क्लियर है। जैसे कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब पहले तो हम चेक ये करेंगे कि आइदर इट इज़ अ रिकार्टी इक्वेशन और नॉट। तो अगर ये रिकार्टी इक्वेशन है तो फिर आपके पास इसकी फॉर्म जो है ना, यानी इसको आपने रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। और रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्राइम और प्लस एट द एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ y प्राइम। तो इस फॉर्म में आपने इस को लिखना है। अगर तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाए
या लिख सकें आप, तो इसका मतलब ये रिकार्टी क्लैरेट इक्वेशन है। यानी पहले तो आप चेक करेंगे कि ये क्लैरेट इक्वेशन है या नहीं है। अगर तो ये क्लैरेट इक्वेशन है, यानी इस फॉर्म में लिखी जा सके, तो देन आप क्या करते हैं कि फिर वो जो आपने अभी एट द एंड हमने जो रिज़ल्ट निकाले हैं एक्स के और पी के और जर्नल सॉल्यूशन, तीन चीज़ें निकाली हैं। एक जर्नल सॉल्यूशन निकाला है हमने, और जर्नल सॉल्यूशन था y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। ठीक है जी, ये हमारे पास एक जर्नल सॉल्यूशन था। और जो दूसरा x था वो आपके पास आ गया था माइनस क्या था जी, माइनस एफ डैश ऑफ पी। ये जरा याद रखना, माइनस एफ डैश ऑफ पी था, ये x था। और जो आपके पास y था, y की टर्म क्या थी, माइनस पी डैश ऑफ पी और प्लस एफ ऑफ पी। तो ये आपके पास जो था ये y का था सोल्यूशन, ये y था, ये x था, और ये जनरल सोल्यूशन था। तो अब इनको यूज़ करके यूटिलाइज करके अगर तो ये रिकार्टी इक्वेशन है तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, इसमें से कंपोनेंट्स निकाल उसको यूटिलाइज करके हम क्लैरेट इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो अब ज़रा चेक करते हैं क्या इधर इट इज़ अ क्लैरेट इक्वेशन और नॉट। तो पहले इसको ओपन कर दिया जी। ओपन करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन गई, ये भी मिल गया आपको, ये टर्म भी मिल गई। और उसके बाद ये इन टर्म्स को आप सबको इकट्ठा कर दें, तो ये पूरी टर्म जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन किसका बन जाएगा, वाई प्राइम का। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये वाई एफ ऑफ वाई प्राइम मिल गया आपको, और ये आपके पास वाई आ गया और एक्स वाई प्राइम आ गया। तो ये आपके पास क्लैरेट इक्वेशन है। और इसमें जो एफ ऑफ वाई प्राइम है वो ये है 4 वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो ठीक है जी, तो इसमें हमने एफ ऑफ वाई प्राइम निकाल लिया, 4 वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू 4 वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें आपको एक बात पता है कि ये जो इसका आप जनरल सोल्यूशन अगर आपने फाइंड करना है यहाँ से, अगर ना यहाँ से, तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आप इसको ना वो प्रोसीजर अडॉप्ट करें ना इस पे कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई प्राइम आ जाएगा। तो अगर वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करें तब भी, और डायरेक्ट ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। जैसे कि आपने एक वहाँ पे निकाला था कि डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो यहाँ पे भी जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फैक्टर आपके पास ये आएगा। तो जब डबल प्राइम टू 0 आएगा, इसका मतलब है इसका जो वाई प्राइम होगा दैट इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस वाई प्राइम को यहाँ पे सी से रिप्लेस करना है। तो सी से रिप्लेस करने से क्या होगा कि आपके पास ये एक जर्नल फंक्शन मिल गया जो कि उसके ऊपर डिपेंड। तो ये आपके पास मिल गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब आपके पास एफ ऑफ सी जो है वो आपने फाइंड कर लिया प्रीवियस, ये जो एफ ऑफ सी था वो हमने निकाल लिया जी अभी प्रीवियस स्लाइड पे, ये जो एंड पे निकाला है ये वाली टर्म, ये एफ ऑफ सी। और ये कैसे निकाली कि हमने वाई प्राइम को सी से रिप्लेस कर दिया जस्ट, तो यहाँ से हमें एफ ऑफ सी मिल गया। अब इस एफ ऑफ सी को भी यूटिलाइज करेंगे और फर्दर आगे हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो वो जो एफ ऑफ सी है ना, अगर हम इस जर्नल सॉल्यूशन में पुट कर दें, अब ये जो जर्नल सॉल्यूशन है ये वही है जो हमने क्लैरेट इक्वेशन का जर्नल फॉर्म में पहले फाइंड आउट किया हुआ था। तो वो था कि y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी जो है वो प्रीवियस स्लाइड से जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे पुट कर दिया, और सी एक्स एज इट इज़ रहा। तो ये आपके पास जो फॉर्म आ गई वो एक जनरल फॉर्म आ गई, यानी एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपने
नेक्स्ट पे आना है सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि x जो होता है वो इसके इक्वल होता है माइनस एफ प्राइम ऑफ पी, और जो y है वो एफ ऑफ पी माइनस पी एफ प्राइम ऑफ पी इसके इक्वल है। तो अब इसको हमने, और जो f है वो ऑलरेडी हमें पता है कि f क्या है हमारे पास। f जो है हमारे पास प्रीवियस स्टेज पे हमने फाइंड किया हुआ है। f जो है ये एफ ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू 4y प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास f। तो f ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू 4y प्राइम प्लस y प्राइम का स्क्वायर। तो ये f ऑफ y प्राइम है। ये हमें कहाँ से मिला? ये जो हमने क्लैरेट इक्वेशन को कंपैरिजन किया तो वहाँ से हमें f ऑफ y प्राइम मिल गया। अब y प्राइम को हमने फर्स्ट में रिप्लेस कर देना है क्या? p से। तो ये f ऑफ p बन जाएगा। तो जो f ऑफ p हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 4p प्लस 4p प्लस, और p प्राइम है तो ये y प्राइम है तो ये p स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास f ऑफ p बन गया। ये फंक्शन आ गया f ऑफ p का। तो एफ ऑफ पी बन गया। अब इसी एफ ऑफ पी का, क्योंकि हमें एक्स के अंदर एफ ऑफ पी का डेरिवेटिव चाहिए, एफ डैश ऑफ पी चाहिए, और यहाँ पे वाई के अंदर भी हमें एफ ऑफ पी भी चाहिए और एफ ऑफ डैश ऑफ पी भी चाहिए। तो एफ ऑफ पी हमने फाइंड कर लिया वाई प्राइम को पी से रिप्लेस करके। अब डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको जब हम रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह एफ प्राइम ऑफ पी बन जाएगा, और इसका रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2p आ जाएगा। तो ये रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट हो गया। तो ये दोनों आपके पास टर्म्स आ गई। अब ये दोनों टर्म्स जो एफ ऑफ पी है और एफ प्राइम ऑफ पी है, ये दोनों आपने एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देनी है और वाई में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस 2p, और y की वैल्यू आ जाएगी -p स्क्वायर सॉल्व होने के बाद। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, सिंगुलर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो है, अदरवाइज y जो है ना, आपने अक्सर सोल्यूशन देखे होंगे कि y जो है ना इन टर्म ऑफ x सोल्यूशन आता है, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये पैरामीटर की फॉर्म में आ गया। अब अगर ये आप चाहें कि आपका y जो है वो इन टर्म ऑफ x सोल्यूशन आए, तो आपने इस पैरामीटर को फिर एलिमिनेट करना है। यानी ये आपके पास x बन गया -4 माइनस 2p, और y बन गया -p का स्क्वायर। तो इसमें से p को एलिमिनेट कर लेना है, यानी यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करें, जहाँ से इजीली फाइंड हो सकती है। जैसे यहाँ से इजीली फाइंड हो सकती है, इसको फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी, इसमें से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो ये -4 इधर शिफ्ट होगा, +4 हो जाएगा, और -2 डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ से p जो बन जाएगा, p इज इक्वल टू x +4 -2। तो ये p बन गया। अब इस p की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें y के अंदर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -² x +4 डिवाइडेड बाय -2, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्दर इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आ गया, ये सिंगुलर सोल्यूशन आ गया इन टर्म ऑफ y एंड x। तो ये पैरामीट्रिक सोल्यूशन था, और ये आपके पास कंबाइन y और x फॉर्म में सोल्यूशन आ गया।